अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आज हम क्वांटम फिज़िक्स के क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ बेसिक असूल पढ़ेंगे। पर सबसे पहले मैं आपकी तवज्जो एक साइन बोर्ड की तरफ दिलवाना चाहूँगा। ये साइन बोर्ड मैंने देखा और मैं काफ़ी देर सोचता रहा। इस साइन बोर्ड पर जो इबारत दर्ज है वो ये है कि अगर आप इसे नहीं पढ़ रहे तो ये स्पेनिश लातीनी ज़ुबान में है और ये जुमला इंग्लिश में लिखा हुआ है। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने सोचा अगर मैं इसको नहीं देख रहा तो ये स्पेनिश ज़ुबान में है और अगर मैं इसको देख रहा हूँ तो ये इंग्लिश में बदल जाता है। मैंने सोचा शायद ये इलेक्ट्रॉनिक साइन बोर्ड है, पर जब मैंने इसको जाके डिटेल में देखा तो ये आम सी एक इबारत थी जो एक जगह पर लिखी हुई थी। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि ये क्या बात हुई कि जब आप एक चीज़ को देख रहे हैं तो वो इंग्लिश में है और जब आप नज़रें दूसरी तरफ करते हैं तो वो स्पेनिश में हो जाती है। मैं एक चिड़ियाघर में साथ ही चला गया, सैर पर निकला हुआ था। वहाँ पर एक पिंजरे के पास गया तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि जब ये शेर जो कि उस पिंजरे में मौजूद था और मुझे नज़र आ रहा था, जब आप इस शेर को नहीं देख रहे होते तो ये बिल्ली बन जाता है। अब मैं और हैरान हो गया। मैंने कहा ये क्या बात हुई कि जब मैं उसको देखूं तो वो शेर और जब मैं अपनी आंखें दूसरी तरफ करूं, मैं उसको ना देखूं तो वो बिल्ली हो जाए, बिल्ली बन जाए। मैंने सोचा ये तो कोई जादुई चीज़ है, मैं किसी जादुई जगह पर आ गया हूँ। क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो भी फिज़िक्स की एक जादुई ब्रांच है। उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी जिसने साइंसदानों को सदियों तक, बड़े अरसे तक बैफल कर दिया, घुमा दिया, परेशान कर दिया। उनके पास लॉजिक्स ख़त्म होगी, उनके पास किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने का तरीका ख़त्म हो गया। इवन आज तक अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में साइंटिस्ट से बात करें तो वो ये कहेंगे कि ऐसा होता है, पर वो ये आपको नहीं बता सकेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कायनात को गवर्न कर रही हैं। लॉज हैं ऐसे जो यूनिवर्स को गवर्न कर रहे हैं, वो होते हैं, उनकी हैपनिंग है, पर उनकी लॉजिक जो है वो अभी हमें पूरे तरीके से समझ नहीं आई। तो ये एक जादुई दुनिया है जिसमें हम जा रहे हैं और इसमें आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी और इसी वजह से आपको मुख्तलिफ़ साइंसदानों की, बड़े बड़े साइंसदानों की मुख्तलिफ़ आरा भी मिलेंगी। उनके सोच, उनकी ओपिनियन मुख्तलिफ होगी मुख्तलिफ़ चीज़ों पर। तो हम शुरू करते हैं गलीलियो से। क्यों? क्योंकि गलीलियो को फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहा जाता है। गलीलियो वो पहला बंदा था जिसने कहा कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है, ना कि सूरज ज़मीन के गिर्द घूमता है। गलीलियो के इस इंकशाफ के बाद उसका काम न्यूटन ने आगे लिया और न्यूटन ने ज़मीन को और सितारों की मूवमेंट, सियारों की मूवमेंट, इवन ज़मीन की मूवमेंट और ज़मीन के ऊपर मूवमेंट, उसके लिए लॉज बनाए जिनको हम बड़े मशहूर ज़माना लॉज ऑफ मोशन कहते हैं। इसको क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स यानी जो कि सियारों की मूवमेंट, सितारों की मूवमेंट, ज़मीन और प्लैनेट्स की मूवमेंट और ज़मीन के ऊपर होने वाली मूवमेंट को, मोशन को डिस्क्राइब करे, उसको हम क्लासिकल फिज़िक्स कहते हैं। तो न्यूटन ने, न्यूटोनियन जो लॉज थे, उन्होंने बड़ी मदद दी इस किस्म के मोशन को समझने के लिए। और उसके बाद आइंस्टाइन जो है उसने आगे काफ़ी ज़्यादा इन पर काम किया और उसने अपनी जो मशहूर ज़माना ग्रेविटेशनल थ्योरी दी, उसमें उसने स्पेस टाइम की बात की। स्पेस टाइम यानी उसने एक और जाविये से इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया और सियारों, सितारों की और कॉस्मोस की जितनी भी मूवमेंट है उसको, और ज़मीन पर जितनी मूवमेंट है, इवन रोशनी की मूवमेंट, उसका इम्पैक्ट जो है वो हमें कई तरीक़ों से समझाया। तो ये काम क्लासिकल मैकेनिक्स में हो चुका था। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम एक जहाज़ की मूवमेंट जो है, बैरी जहाज़ की मूवमेंट, हवाओं की मूवमेंट, ये सब कुछ एक्सप्लेन कर चुके थे। हम ये एक्सप्लेन कर चुके थे कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, ठीक है जी। हम ये एक्सप्लेन कर चुके थे कि बेसबॉल की बॉल हवा में कैसे ट्रैवल करती है। एक साइकिलिस्ट अगर, मोटरसाइकिलिस्ट अगर जंप लगाएगा तो वो कैसे
दूसरी तरफ जाएगा। इसके तमाम असूल, इसके तमाम पैरामीटर्स हम कैलकुलेट कर चुके थे। हम जो रिपल्स पैदा होते हैं, जो वेव्स पैदा होती हैं एक नदी में, एक दरिया में, उनको कैलकुलेट कर चुके थे। और हम मोशन, आर्टिफिशियल मोशन, यानी जो इंसान की बनाई हुई चीज़ें, जिस तरह हम स्पेस शिप्स भेजते हैं, रॉकेट्स मूव करते हैं, जहाज़ मूव करते थे, उनकी सारी कैलकुलेशंस भी कर चुके थे। तो मोशन की हर किस्म की जो रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए थे हमें, जो प्रिंसिपल्स चाहिए थे, जो कवानीन चाहिए थे, वो हम ऑलरेडी क्लासिकल मैकेनिक्स में कैलकुलेट कर चुके थे, रिसर्च कर चुके थे, डिस्कवर कर चुके थे। पर जब हम छोटे लेवल पर गए, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर गए मोशन को स्टडी करने के लिए, जब हम एटम के लेवल पर गए मोशन को स्टडी करने के लिए, तो वो साइंटिस्ट जो क्लासिकल मैकेनिक्स में बहुत जिन्होंने नाम कमाया, उनके लिए ऐसी नई नई चीज़ें आई वहाँ पर कि वो खुद उसको मानने को तैयार ना हुए। तो ये स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? जब हम छोटे लेवल पर गए। ये स्टोरी शुरू करता हूँ मैं रदरफर्ड से। रदरफर्ड ने एक बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट की मैं यहाँ पे डिटेल्स डिस्कस नहीं करूँगा, पर उससे पहले ये समझा जाता था कि जो एटम है वो एक स्नूकर की बॉल है, सॉलिड है, जो भी चीज़ उसमें जाएगी लगेगी वो रिफ्लेक्ट बैक होगी। पर रदरफर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि फेमस उसका गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था। उसमें उसने ये शो किया कि एटम जो है वो पूरा का पूरा एक सॉलिड बॉल नहीं है, बल्कि उसमें जगह खाली भी है, उसमें स्पेस भी है, और उसमें एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसको इलेक्ट्रॉन कहा गया, और वो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं उसके गिर्द घूमता है। रदरफर्ड जो है वो क्योंकि प्लैनेट के मोशन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था, तो वो हमेशा प्लैनेटरी मोशन को देखता था, सेलेस्टियल मोशन को देखता था, यानी जो प्लैनेट सूरज के गिर्द चक्कर लगाते थे उसको देखता था, उन ऑर्बिट्स को। तो उनसे वो डिवाइस करता था, वो मुतासिर था, तो वो सोचता था कि एटम जो है लामहला ऐसा ही होगा, जिसमें एक बीच में सन होगा और इर्द गिर्द जो है प्लैनेट चक्कर लगा रहे होंगे, तो बीच में न्यूक्लियस और साइड्स पर उसके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब फ़र्क सिर्फ ये था कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो थी, पर इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज था और न्यूक्लियस हाईली पॉजिटिव चार्ज था। कुछ अर्से बाद रदरफोर्ड को अपने इस मॉडल में एक नुक्स नज़र आया, और वो ये कि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, तो कुछ अरसे बाद इलेक्ट्रॉन को आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियस के करीब होते होते होते, यानी वो सर्कुलर मूव कर रहा है, पर वो न्यूक्लियस के करीब होते होते उसको न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाना चाहिए, टकरा जाना चाहिए। अब ये उसने कहाँ से किया? ये उसने सोचा क्लासिकल फिज़िक्स को सामने रखते हुए। उसने सोचा कि एटम जो है वो ऐसा ऐसा न्यूक्लियस के करीब होना चाहिए और उसको तो न्यूक्लियस में टकरा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस बहुत पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, और एक एक्सप्लोजन होना चाहिए। रदरफर्ड इस पर बड़ा परेशान हुआ। उसने काफ़ी अरसा इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की, पर वो इसका जवाब जो है ना ढूंढ सका। पर मीनवाइल साइंटिस्ट जो हैं वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस ज़माने के, और उन्होंने एक और नई चीज़ दरियाफ्त की, नई चीज़ डिस्कवर की। और वो चीज़ क्या कि साइंसदानों ने मुख्तलिफ़ गैसेस को एक ट्यूब में रखकर गर्म किया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो उन्होंने देखा कि मुख्तलिफ़ गैसेस मुख्तलिफ़ टेम्परेचर पर रोशनी देना शुरू हो जाती। अब वो बड़े हैरान हुए कि ये रोशनी कहाँ से आई। अच्छा, अब एक साइंटिस्ट ने क्या किया कि रोशनी के आगे, जो रोशनी उसको मिल रही थी उसके आगे प्रिज्म रख दिया। प्रिज्म क्या करता है जी? प्रिज्म सूरज की रोशनी को 7 अलग अलग कलर्स में चेंज करता है, यानी उसको डीकम्पोज कर देता है, उसको छोटे छोटे मेकिंग यूनिट्स, जो उसके यूनिट होते हैं, उनमें डीकम्पोज कर देता है या उनमें तोड़ देता है उसको। तो अब उसने सामने प्रिज्म रखा साइंटिस्ट ने, और जब उसने गैस के लाइट के सामने प्रिज्म रखा, ये देखें जी, ये गैस जो है यहाँ पर हीट हो रही है,
और उसकी रोशनी आ रही है, और उसकी रोशनी के आगे एक प्रिज्म रख दिया गया। तो एक बड़ी ही अजीब चीज़ सामने आई। और वो चीज़ क्या सामने आई? वो चीज़ ये सामने आई कि उसको 3 मुख्तलिफ कलर की लाइंस मिली। 3 मुख्तलिफ कलर की लाइंस मिली, लाल रंग की, हल्के नीले रंग की और गहरे नीले रंग की। ऐसे जैसे किसी ने पेंसिल्स रखी हों, कलर्ड पेंसिल्स रखी हों, पर इनके बीच में कुछ भी नहीं था। ना बाईं तरफ था, ना दाईं तरफ था, बीच में खाली जगह और 3 लाइंस। अब ये चीज़ साइंसदानों के लिए बड़ी परेशान कुन थी कि पहली चीज़ ये लाइट क्यों आ रही है, और फिर दूसरी चीज़ ये कि अगर ये लाइट आ रही है तो जब सूरज की रोशनी के सामने प्रिज्म रखते हैं तो 7 कलर होते हैं और वो एक दूसरे में मिक्स हुए होते हैं, उनकी बाउंड्रीज एक दूसरे से अटैच होती हैं। पर यहाँ पर तो बिल्कुल एक और किस्म का स्पेक्ट्रम हमें नज़र आ रहा है, और वो ये कि अलग अलग ऐसे जैसे दूर दूर 3 पेंसिलें रखी हुई हैं, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम नज़र आ रहा है, यानी ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें खाली जगह है। तो वो काफ़ी परेशान हुए, उन्होंने कुछ और गैसेस पर ही एक्सपेरिमेंट किया। तो जब उनकी जो लाइट उनमें से निकली गर्म होने के बाद उन गैसेस से, उसके सामने प्रिज्म रख के उनको देखा गया तो वो ऐसी लाइंस नज़र आ गई। अब इसमें हमारे पास 6 रंगों की लाइन है, पर जो इसका ट्रेंड है वो वही है कि ये ऐसे हैं जैसे अलग अलग पेंसिल्स रखी हुई हैं, डिस्क्रीट लाइंस है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है। अब इसकी क्या वजह है ये साइंसदानों को समझ नहीं आ रही थी। साइंसदानों को इस बात का पता नहीं चल रहा था कि ये डिस्क्रीट लाइंस कहाँ से आ रही हैं, अनटिल एक बहुत नामी ग्रामी साइंसदान नील बोहर वो आए और उन्होंने पहली मर्तबा इन लाइंस को एक्सप्लेन किया। नील बोहर ने क्या किया? नील बोहर ने ये एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद नील बोहर ने अपनी एक थ्योरी दी जो कि बहुत ही हैरानकुन थ्योरी थी। और वो थ्योरी ये थी कि नील बोहर ने कहा कि बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका मूवमेंट ऐसी है। ये नील बोहर उस वक्त वो भी प्लानिटरी मोशन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, तो वो समझते तो वो भी यही थे कि एटम की जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की वो भी ऐसी है जैसे ज़मीन की मूवमेंट सूरज के गिर्द। पर उन्होंने कुछ और चीज़ कही रदरफोर्ड के मुकाबले में। उन्होंने ये कहा कि अंदर जो है वो एक न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स हैं, और बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एक सर्कल में घूम रहा है तेज़ी से एटम के नज़दीक। पर जब आप किसी एटम को, गैस के एटम को या गैस को गर्म करते हैं तब क्या होता है? होता ये है कि उसका एटम जो है उसको एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी की वजह से एक ऊपर वाले शेल में या ऊपर वाले सर्कल में जंप कर जाता है। एटम ने इस शेल से इस शेल में जंप किया, अब वो इस शेल में घूमना शुरू हो जाएगा, इस सर्कल में घूमना शुरू हो जाएगा, पर वो बीच में किसी भी जगह पर रह नहीं सकता। यानी इन 2 लाइंस के बीच में एटम के लिए ऐसी जगह है जहाँ पर वो नहीं जा सकता, ममानियत कर दी गई है, वो ये एनर्जीज प्रोड्यूस नहीं कर सकता या वो इस जगह पर नहीं रह सकता, उसको या इधर आना है या इधर आना है। अब ये चीज़ थोड़ी सी हैरानकुन थी। फर्दर उसने कहा कि अब मैंने और उसको हीट किया तो एटम ने फिर जंप लगाई और वो इससे भी ऊपर वाले ऑर्बिट में चला गया, यहाँ पर चला गया। वो बीच में नहीं रह सकता, वो ऑर्बिट्स के बीच में नहीं रह सकता, उसको इजाज़त ही नहीं है नेचर की तरफ से कि वो बीच में रह सके। वो सिर्फ ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकता है न्यूक्लियस के गिर्द। अब जब एटम इधर गया तो अब उसके पास काफ़ी एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि ये तो यहाँ पर था, सेकेंड ऑर्बिट में था, और फिर इसने जंप किया थर्ड में और फिर ये फोर्थ में आ गया। अब यहाँ पर एटम कुछ देर तो इलेक्ट्रॉन, सॉरी मैं एटम कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर उसने जंप किया, वो यहाँ पर आया फिर यहाँ पर आ गया। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर कुछ देर तो रह लेगा, पर उसके बाद उसको वापस अपनी ओरिजिनल जगह पर जाना पड़ेगा। सपोज़ अगर वो पहले शेल से आया था या पहले ऑर्बिट से आया था तो उसको पहले ऑर्बिट पर जाना पड़ेगा, अगर वो दूसरे से आया था तो वो दूसरे में जाएगा। पर अब वो जाएगा कैसे? क्योंकि उसके पास तो एनर्जी काफ़ी है। तो जब वो एक हायर एनर्जी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा लोअर एनर्जी ऑर्बिट, तो वो क्या करेगा? वो एक एनर्जी की रोशनी पैदा करेगा,
एनर्जी रेडिएट करेगा, और वो एनर्जी रेडिएट किस कंडीशन में करेगा, किस शक्ल में करेगा, एक रोशनी में। इसको इनिशियली क्वांटा कहा गया था, पर आज की दुनिया में हम इसको फोटोन कहते हैं। तो वो एक एनर्जी का पैकेट रोशनी की शक्ल में निकालेगा। क्यों? क्योंकि उसने एनर्जी तो रिलीज़ करनी है। यहाँ पर ये हाई एनर्जी स्टेट है, ये लो एनर्जी स्टेट है। तो जब उसने यहाँ पर जंप किया तो उसने एक ब्लू कलर की रोशनी निकाली, ब्लू कलर का फोटोन निकाला। अच्छा, अगर ये चौथा ऑर्बिट है और ये पहला ऑर्बिट है, तो चौथे से वो पहले में है तो उसने ब्लू कलर की निकाली। क्यों? क्योंकि चौथे से पहले में उसको बहुत एनर्जी निकालनी पड़ी। पर अगर वो तीसरे से पहले में आता है तो उसको थोड़ी सी कम एनर्जी डेसिपेट करनी पड़ती, निकालनी पड़ती। तो अब देखें, जब कम एनर्जी उसने निकाली तो कलर लाइट का चेंज हो गया। ये जो फोटोन है ये कम एनर्जी वाला फोटोन है, ये ज़्यादा एनर्जी वाला फोटोन था, इसमें ज़्यादा एनर्जी थी। ये जो रोशनी है ये कम एनर्जी वाली रोशनी है। पर अगर ये वो दूसरे से पहले में आता, तो जब दूसरे से पहले में आता तो वो रेड कलर का फोटोन देता। ये अब सबसे कम एनर्जी वाली रोशनी है, फोटोन है। तो इसका मतलब ये है कि वो जिस ऑर्बिट से जंप लगा के नीचे की तरफ आएगा, वो जितना फ़र्क होगा उस ऑर्बिट की एनर्जी और पहले ऑर्बिट की एनर्जी जिसमें उसने जंप लगाया इलेक्ट्रॉन, उतना ही ज़्यादा एनर्जी का फोटोन जो है वो रिलीज़ करेगा। अब जब उसने ये 3 किस्म के फोटोन रिलीज़ किए और हमने, तो उन तीनों ने मिलकर एक रोशनी बनाई, उस रोशनी को जब हमने प्रिज्म्स के ज़रिए तोड़ के देखा तो हमें ये तीनों पेंसिल्स नज़र आई, तीनों कलर्स नज़र आए। ये तीनों कलर्स क्या थे कि उस एटम में बार बार, क्योंकि हम उसको हीट कर रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर स्टेट्स की तरफ जंप कर रहे थे ऑर्बिट की तरफ, और फिर बार बार वहाँ से नीचे आ रहे थे। तो जब वो नीचे आते थे तो फोटोन रिलीज़ करते थे। वो फोटोन कभी पर्पल कलर का होता था, कभी हल्के ब्लू कलर का होता था, कभी रेड कलर का होता था। और इस जंप को हम कहते हैं क्वांटम लीप। और इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हर जगह पर मूव नहीं कर सकता, हर जगह पर रह नहीं सकता। उसकी डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं, उसकी क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स हैं, ये क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल है। और इलेक्ट्रॉन सिर्फ उनमें ही मूव कर सकता है, हर जगह पर वो नहीं रह सकता। इन दो ऑर्बिट के बीच में इस जगह पर इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, उसको इजाज़त ही नहीं है। ये फॉरबिडन पाथ है उसके लिए, ये एनर्जी गैप्स हैं, ठीक है, जहाँ पर वो नहीं रह सकता। अब ये जो क्वांटाइज्ड एनर्जी के टर्म थी ये काफ़ी साइंटिस्ट के लिए परेशान कुन थी। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें ज़मीन जो है, अब ये क्लासिकल मैकेनिक्स के थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो सोच पर मबनी थी ये क्वांटाइज्ड एनर्जी। उसकी वजह क्या है? ज़मीन यहाँ पर मूव कर रही है इस स्टार के गिर्द। अगर ज़मीन अपना ऑर्बिट में थोड़ा सा आगे आना चाहे तो ये उसके लिए फॉरबिडन पाथ नहीं है। ज़मीन थोड़ा सा ऑर्बिट में आगे आ सकती है, यानी वो इस प्लैनेट वीनस के करीब जा सकती है, ठीक है। वो अगर दूर जाना चाहे तो वो मार्स के करीब जा सकती है, ठीक है। अब जब वो सूरज के थोड़ा सा करीब आएगी, उसका ऑर्बिट छोटा हो जाएगा, उसका साल, उसका टाइम, उसके महीने, ये सब चीज़ें बदल जाएंगी, उसका टेम्परेचर बदल जाएगा, पर वो इस जगह पर रह सकती है। ये उसके लिए फॉरबिडन जगह नहीं है। ये जिस तरह इलेक्ट्रॉन दो जगहों पर, दो ऑर्बिट्स के बीच में नहीं रह सकता, ज़मीन पर ऐसी किसी किस्म की कदगन ये कंडीशन नहीं है, वो आ सकती है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में आप क्वांटाइज्ड ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट नहीं दे सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जी आपने जब कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो आपने या तो 250 ml पीनी है, या 500 ml पीनी है, या 850 पीनी है। आप बीच में नहीं पी सकते। आप 300 ml नहीं पी सकते, आप 50 ml नहीं पी सकते। या अगर मैं आपको खाने की एक और मिसाल दूं कि आपको अगर कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो आप 1 गिलास पी सकते हैं, 2 पी सकते हैं, 3 पी सकते हैं, 4 पी सकते हैं, आधा गिलास नहीं पी सकते। क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइज्ड फूड है ये। आप 1.5 गिलास यानी 1.5 गिलास नहीं पी सकते, आप हाफ गिलास नहीं पी सकते। क्वांटाइज्ड फूड, आप 1 पियेंगे, 2 पियेंगे, 3। तो एटम जब छोटे लेवल पर गए
तो हमें एनर्जी लेवल्स जो हैं चीज़ें क्वांटाइज मिली। पर जब हम बड़े लेवल पे जाते हैं, सेलेस्टियल लेवल पे जाते हैं, यानी कॉस्मोस में जाते हैं, तो वहाँ पर चीज़ें कॉन्टिन्यूस है, वहाँ पे क्वांटाइज नहीं है। ये ज़मीन जो है वो कोई भी पाथ ले सकती है और उस पर ये ममानियत नहीं है कि वो सूरज के करीब नहीं हो सकती, ये सूरज से दूर नहीं हो सकती। इसलिए जब क्लासिकल मैकेनिक्स के जितने भी साइंटिस्ट थे उनके लिए क्वांटाइज एनर्जी लेवल समझना थोड़ा सा मुश्किल था। अब इसी तरीके से आइंस्टाइन जो था वो उनका ये ख्याल था कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हर चीज़ जो है वो हर जगह पर एग्जिस्ट करती है। जिस तरह ये गोल्फ की बॉल है, आप हिट करते हैं तो ये हर जगह पर किसी न किसी टाइम में एग्जिस्ट करती है, इसकी पोजीशन होती है और टाइम होती है। तो आइंस्टाइन ये कहते थे टाइम और पोजीशन जो है वो यूनिक होती है, किसी भी टाइम पर जो गोल्फ की ये बॉल है इसकी पोजीशन यूनिक होगी, पर हर जगह पर इसकी कोई ना कोई पोजीशन ज़रूर होगी। ठीक है, कॉन्टिन्यूस जो है ये मूवमेंट होती है, पर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कॉन्टिन्यूस नहीं होती, वो तो क्वांटाइज्ड होती है। तो इसलिए क्लासिकल मैकेनिक्स के साइंटिस्ट और जो क्वांटम मैकेनिक्स के साइंटिस्ट हैं उनमें एक थोड़ी सी रिफ्ट पैदा हो गई, उनमें थोड़ी सी दूरी होगी इस मामले में कोई। पर उसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट आया और उस एक्सपेरिमेंट ने तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को चेंज कर दिया और साइंटिस्ट जो है वो और ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। ये जो एक्सपेरिमेंट था इसको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसमें क्या किया गया, अगर हम एक एग्जांपल ले लें एक पार्टिकल की, ठीक है जी, दो चीज़ें हैं, एक पार्टिकल और एक वेव। अब हम एग्जांपल लेते हैं एक पार्टिकल की। पार्टिकल ही ये मार्बल की छोटी छोटी बॉल्स हैं और यहाँ पर मेरे पास एक मार्बल गन है और उसके आगे मेरे पास एक सिंगल स्लिट बनी हुई है, एक सुराख बना हुआ है यहाँ पर देखें जी, और उसके पीछे एक ब्लैक बोर्ड है। अब अगर मैं इस गन से सिंगल स्लिट का निशाना लूँगा और ज़ोर से इसको फायर करूँगा तो ये जो मार्बल की गोली है ये बीच में से गुजरती हुई दूसरी तरफ जाके लगेगी, और अगर इसको सफ़ेद पेंट किया हुआ है तो ये अपना निशान छोड़ देगी दूसरी तरफ। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने इन बॉल्स को फायर करना शुरू कर दिया, और जब हमने दूसरी तरफ जाके देखा पीछे स्लेट के, इस स्लेट के में से ये गुजरी और इसने ऐसा पैटर्न बनाया। ये पैटर्न आपने याद रखने हैं, ये मैं आपको आगे रेफ़र करूँगा। तो आपने देखा कि जो पार्टिकल था यानी मार्बल थी उसने ऐसा पैटर्न बनाया। अब हमने क्या किया, हमने एक स्लेट की बजाय दो स्लेट यानी दो सुराखों वाली प्लेट रख दी और उसमें से मार्बल जो है उसको फायर किया। तो जब उसको फायर किया मार्बल जो है वो 100 के करीब मार्बल सपोज हमने फायर किए, तो अब क्या हुआ कि हमारे पास कुछ मार्बल जो है इसमें से गुजरे, कुछ इसमें से गुजरे, तो हमारे पास दो जो हैं वो लाइंस आई आपके पास पीछे। अब ये हमें समझ भी आ रही थी कि क्यों, एक जो मार्बल इसमें से गुजर के लगे उसकी ये लाइन और एक ये गुजर के लगे उसकी एक लाइन। अच्छा, अब हमने इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा चेंज किया। ठीक है जी, पार्टिकल की बजाय हम वेव में चले गए। हमने पानी भर दिया, पानी भर के हमने आगे फिर एक सिंगल स्लिट रखी, प्लेट रखी, उसमें एक सुराख था और हमने एक मार्बल जो है वो बीच में गिरा दी, पानी के ज़ोर से गिरा दी। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने एक वेव असल में पैदा की। मार्बल आप वर्ड ना भी लें, आप समझें कि आपने कोई ऐसी चीज़ पत्थर बीच में गिराया जिससे एक वेव पैदा हुई। ये वेव आहिस्ता आहिस्ता इस सिंगल स्लिट की तरफ गई और इसमें से गुजरी। जब ये इस सिंगल स्लिट में से गुजरी, ये देखें ये स्लिट बनी हुई है, ये अब ऊपर का व्यू आ गया, यहाँ से वेव गुजरी तो क्या हुआ, वो आगे भी एक वेव की फॉर्म में गई और जब वो वेव की फॉर्म में जाके ये पीछे जो बोर्ड था उसे टकराई तो उसकी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी थी वो तो ये बीच में थी बिल्कुल। ठीक है जी, तो उसने यहाँ पर एक स्लॉट बना दी उसी तरीके से। मैक्सिमम इंटेंसिटी, सबसे ज़्यादा ताकत वेव की यहाँ पर थी। देखिए ये पहले जाके यहाँ पे टकराएगी और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता, और यहाँ पर उतनी ताकत नहीं है जितनी वेव की यहाँ पर बीच में ताकत है, तो इसलिए यहाँ पर इस जगह पर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली वेव की भरपूर ताकत। अब आप ये देखें ये बिल्कुल वैसा ही एक लाइन नहीं है जैसे हमने एक मार्बल का पीस फेंका था, वो पार्टिकल था और ये वेव था। दोनों की ये जो हमारे पास आउटकम आई है, रिज़ल्ट आया एक्सपेरिमेंट का, वो एक जैसा आया है। दोनों की इंटेंसिटी जो है एक लाइन की शक्ल में आई हमारे पास। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने दो डबल स्लिट कर लिया, एक वेव पैदा की पीछे और उनको डबल स्लिट में से गुजारा, दो सुराखों में से गुजारा। अब क्या हुआ कि वेव्स जो हैं वो जब दो आगे गईं तो उनमें इंटरफेरेंस हुई। ठीक है जी,
पीछे से एक वेव आ रही थी, जब वो दो स्लिट्स में से गुजरी तो वो दो वेव्स बन गई, ये अलग अलग सोर्स बन गई वेव की, ठीक है। अब जब दो वेव्स गुजरी तो उनमें इंटरफेरेंस हुई। अब जहाँ पर वेव्स मिलती हैं उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा थी, उनके क्रस्ट थे, ये देखिए ये क्रस्ट है, ये भी एक क्रस्ट है, ये वेव का एक क्रस्ट है, ये भी एक क्रस्ट है, और जो बीच में जगह है ना ये है ट्रफ, कम इंटेंसिटी वाली जगह, और ये जो ऊपर वाली जगह है ना ये ज़्यादा इंटेंसिटी वाली है। तो अब क्या हुआ, जहाँ पर तो वेव्स जो है उनके क्रस्ट क्रस्ट मिले आपस में, ये देखेंगे ये क्रस्ट क्रस्ट मिला है, वहाँ पर तो वेव का जो इंटेंसिटी थी वो और भी बढ़ गई, ताकत और भी बढ़ गई वेव की, यहाँ पर और बढ़ गई, यहाँ पर क्यों, यहाँ पर उन्होंने एक दूसरे को ऐड कर दिया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई, यहाँ पर भी ऐड हो गई, यहाँ पर भी ऐड हो, यहाँ पर भी, यहाँ पर। तो अब क्या हुआ, ये देखें एक जो ये आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के साथ जो जा रही है वेव तक, ये यहाँ पर जा रही है, पर उसके साथ साथ ये इस तरफ को भी जा रही है, इस तरफ को भी जा रही हैं ये पॉइंट्स, ठीक है। अब जब ये पॉइंट्स जाके वहाँ पर लगे तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसा एक स्पेक्ट्रम बनाया इंटेंसिटी का। अब देखिए इसमें एक लाइन नहीं है, दो लाइंस नहीं है, इसमें लाइंस की एक सीरीज़ है, बीच वाली सबसे ज़्यादा रोशन है, यानी उस पर ज़्यादा इंटेंसिटी से पानी की वेव आके लगी, जबकि साइड वाली जो है वो ऐसा ऐसा कम होती जा रही है। तो पार्टिकल में हमें दो लाइंस मिली थी डबल स्लिट में, ठीक है ना, दो लाइंस मिली थी। वेव में क्या मिली, एक सीरीज़ मिली। ये अब आपने फ़र्क याद रखना है, पार्टिकल में क्या मिला था, दो लाइंस मिली थी, डबल स्लिट में जब मार्बल हमने फेंका था, गुजारा था, और इसमें हमें एक सीरीज़ मिली है, ठीक है, वेव में। याद हो गया आपको ये? चलें जब आगे चलते हैं। अब साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने छोटे लेवल पर जाके यही एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने इलेक्ट्रॉन गन ली, इसमें से इलेक्ट्रॉन की एक बीम निकलती है, बीम का मतलब ये है कि उसमें एक टाइम पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होते हैं, और उसको सिंगल स्लिट के सामने रख के उन्होंने इलेक्ट्रॉन गन को ऑन कर दिया। तो अब जब इलेक्ट्रॉन निकले और जाके वो पीछे लगे तो उन्होंने बिल्कुल वैसे ही पैटर्न बनाया जैसे मार्बल का बनाया। इलेक्ट्रॉन क्या है, हम ये समझते थे उस वक्त कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, ठीक है, ये मार्बल की तरह का एक पार्टिकल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वेव नहीं है, पार्टिकल है। ये एक्सपेरिमेंट जब किया गया उस वक्त लोग ज़्यादातर ये समझते थे, और इस एक्सपेरिमेंट से साबित भी हो रहा था कि मार्बल जो है वो भी जाके लगा था तो वो भी एक दे रहा था, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी दे रहा था। पर वेव जब आई थी सिंगल स्लिट में वो भी एक ही बैंड जो है, एक ही स्पेक्ट्रम जो है वो दे रही थी। तो अभी तक तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लगता है कि पार्टिकल है और वेव भी हो सकता है, अभी ये समझ नहीं आ रही। तो हमने क्या किया, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, यानी यहाँ पे दो स्लिट्स कर दिए। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन को फायर किया तो हैरान कुन जवाब आया सामने, और वो इस तरह की इंटेंसिटी की लाइंस आई। अब जब मार्बल को हमने किया था तो दो लाइंस आई थी, फिर इलेक्ट्रॉन को जब हमने फायर किया डबल स्लिट में से तो इस तरह एक कॉन्टिन्यूस एक जो आपके पास सीरीज़ आई है लाइंस की। इसका क्या मतलब है, ये सीरीज़ कब आई थी, ये तो आई थी जब वेव हमने की थी, ये तो याद है आपको। देखें ये वेव जब डबल स्लिट में से गई थी तो ऐसी सीरीज़ मिली थी हमें, और जब हमने पार्टिकल को किया था यानी हमने डबल स्लिट में से मार्बल गुजारी थी तो सिर्फ दो लाइंस मिली थी। अब हमने जब इलेक्ट्रॉन को डबल स्लिट में से गुजारा तो हमें इस तरह की मिल रही है, ये तो वेव का बिहेवियर है। तो क्या इलेक्ट्रॉन एक वेव के तौर पे काम कर रहा था? साइंटिस्ट बहुत परेशान हो गए, साइंटिस्ट सोचने लग गए इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से गुजरा था, क्या वो एक इलेक्ट्रॉन राइट वाली स्लॉट से गुजरा था, दूसरा लेफ़्ट से गुजरा था, क्या आगे जाके वो इंटरफेयर हुए, क्या इलेक्ट्रॉन के साथ वेव बनी हुई है, वो वेव इंटरफेयर हुई, इंटरफेरेंस हुई उसकी, उसमें से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहाँ हुई वहाँ पर ये रोशनी की लाइनें बन गई, जहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई वहाँ पर ये। तो साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा परेशान हुए, उन्होंने सोचा कि चलें हम इस तरह करते हैं, हम एक एक करके ना इलेक्ट्रॉन फायर करते हैं, हम पूरी बीम नहीं फायर करते, एट ए टाइम एक इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो उन्होंने ऐसे फायर करना शुरू कर दिया। पर जब उन्होंने दोबारा जाके पीछे देखा बोर्ड पे तो फिर ये पैटर्न मिला जो कि वेव वाला पैटर्न था। अब ये साइंटिस्ट के लिए बहुत ही हैरानकुन जवाब था कि क्या इलेक्ट्रॉन एक वेव के तौर पे बिहेव करता है। अब उन्होंने सोचा कि हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस स्लिट में से गुजरता है। तो उन्होंने क्या किया कि दोनों स्लिट के साथ एक कैमरा लगा दिया, एक सेंसर लगा दिया जो ये देख रहा था कि इलेक्ट्रॉन किस में से गुजरता है। पहले ये नहीं था। अब फिर उन्होंने वही एक्सपेरिमेंट किया, पर अब उनकी हैरानी और भी बढ़ गई क्योंकि अब जो पीछे
इंटेंसिटी आई इलेक्ट्रॉन की, उसमें सिर्फ 2 लाइंस नज़र आई। और ये तो मार्बल का केस था। मार्बल में 2 लाइंस नज़र आई थी डबल स्लिट में, जब वो पार्टिकल के तौर पर बिहेव कर रहा था। मार्बल तो एक पार्टिकल है। तो अब हमने जब देखना शुरू किया तो इलेक्ट्रॉन जो है उसने पार्टिकल के तौर पे बिहेव करना शुरू कर दिया मार्बल की तरह। और जब हमने कैमरा नहीं लगाया था तो वो एक वेव की तौर पे बिहेव कर रहा था। तो साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट सैकड़ों दफ़ा किया और हर मर्तबा यही रिजल्ट निकला। अब साइंटिस्ट इतने हैरान हुए कि इलेक्ट्रॉन को कैसे पता चला कि हम उसको देख रहे हैं। अब आपको मेरी बात याद आई शेर की और बिल्ली की, कि जब मैं उसको देखता हूँ तो वो शेर है और जब मैं उसको नहीं देखता तो वो बिल्ली है। इसी तरीके से साइंटिस्ट इतने हैरान हुए कि जब वो इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तो वो एक मार्बल यानी एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, और जब वो उसको नहीं देखते तो वो एक वेव की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रॉन को कैसे पता चलता है कि हम उसको देख रहे हैं? और इसका साइंटिस्ट के पास कोई जवाब नहीं था, पर उन्होंने इसके पीछे थेरीज देनी शुरू कर दी। और जो सक्सेसफुल थेरीज कुछ थी उसको मैं डिस्कस करता हूँ। उसमें श्रोडिंगर ने एक बहुत अहम थेरी थी। उसने वेव फंक्शंस बनाए। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक पार्टिकल नहीं है, बल्कि वो एक क्लाउड में घूमते हैं, एक मैश है उसमें घूमते हैं। यानी वेव भी है और उसमें पार्टिकल भी है। ठीक है जी। वो उनके साथ, यानी श्रोडिंगर ने ये कहा कि वो एक क्लाउड की तरह है और एटम जो है वो एक क्लाउड की तरह है। ठीक है। यानी हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस तरह का था, पर श्रोडिंगर ने कहा नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वेव की तरह का है। ठीक है जी। और उसने वेव फंक्शंस ड्राइव किए, उसने इक्वेशंस बनाई और वो इक्वेशंस दी। अच्छा, उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए और वो उनका नाम था मैक्स बॉर्न। मैक्स बॉर्न ने एक और बात की। उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है उनके साथ वेव तो अटैच है ही है, यानी वे वेव के तौर पे भी काम करते हैं और पार्टिकल के तौर में। तो इनकी डुअल नेचर तो है, इसमें कोई शक नहीं कि इसकी डुअल नेचर नहीं है। जो कि हैरान कुन बात है कि एट अ टाइम एक चीज़ जो है वो पार्टिकल और वेव कैसे हो सकती है। पर उसके साथ उन्होंने एक और चीज़ कही और उन्होंने कहा कि किसी भी वक्त ये बताना कि इलेक्ट्रॉन इस वक्त कहाँ पर है, यानी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, ज़मीन की पोजीशन हम बता सकते हैं ना, ज़मीन इस वक्त कहाँ पर है, सूरज की पोजीशन भी बता सकते हैं। पर मैक्स बॉर्न ने कहा कि किसी भी जगह वक्त ये बताना कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन इस वक्त कहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, ये नामुमकिन है। हाँ, आप ये बता सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि इलेक्ट्रॉन इस वक्त इस जगह पर है, इस जगह पर। आप ये बता सकते हैं कि क्या चांसेस है कि इलेक्ट्रॉन इस वक्त यहाँ पर है। तो मैक्स बॉर्न ने कहा कि ये एक पूरी प्रोबेबिलिटी वेव है। डबल स्लिट के आगे जो जगह है सारी की सारी, वो पूरी एक प्रोबेबिलिटी वेव है। उसमें इलेक्ट्रॉन कोई कहीं भी हो सकता है। अच्छा, जहाँ पर हमें वेव्स की कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रही है, यानी जहाँ पर वेव की इंटेंसिटी ज़्यादा मिल रही है, वहाँ पर चांसेस ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पर होंगे। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के चांसेस ज़्यादा है। पर ये बात हतमी तौर पे कहना कि इलेक्ट्रॉन इस वक्त यहाँ पर है, ये नामुमकिन है, ये पॉसिबल नहीं है। और जहाँ पे हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रही है, वहाँ हम ये कह सकते हैं कि चांसेस हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस कम है। पर अगर हम ये कहें कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है इस वक्त, तो ये ठीक राय नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को नापने के लिए प्रोबेबिलिटी का, चांस का सहारा लेना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन की एट अ टाइम आप किसी भी जगह पर पोजीशन नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि उसके साथ एक प्रोबेबिलिस्टिक वेव अटैच है। ठीक है जी। और उस वजह से इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। पर अगर आप श्रोडिंगर की वेव्स की कैलकुलेशंस करें तो वो ये ज़रूर बताती हैं कि 33% इलेक्ट्रॉन, यानी अगर आपने 100 इलेक्ट्रॉन फायर किए
तो आप किसी जगह भी ये नहीं बता सकते कि इस टाइम पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, या वो इलेक्ट्रॉन जो मैंने फायर किया वो यहाँ पर था या यहाँ पर था। पर आप ये बता सकते हैं, श्रोडिंगर की इक्वेशंस कहती हैं कि 33% इलेक्ट्रॉन ये बीच में आके लगेंगे जहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी है, और 7% इलेक्ट्रॉन ये बिल्कुल एंड वाली पे लगेंगे, यहाँ पर ये जो है स्लॉट बनाएंगे। पर कौन से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके लगेंगे और कौन से यहाँ, ये आप नहीं बता सकते। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं। आप ये कह सकते हैं कि अब जो मैं इलेक्ट्रॉन फायर करने लगा हूँ उसके 0.5 चांसेस हैं या 50% चांसेस है कि वो यहाँ पर आके लगेगा, ये आप बता सकते हैं। या उसके 33% चांसेस है कि वो यहाँ पर लगेगा, उसके 7% चांसेस है कि वो यहाँ पर लगेगा, उसके 14% चांसेस है कि वो यहाँ पर लगेगा। ठीक है ना, इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटीज़ बता सकते हैं। पर हम ये नहीं कह सकते कि अभी जो मैंने इलेक्ट्रॉन फायर किया है जिसका नाम था x, वो यहाँ पर आके लगा है, ये हम हतमी तौर पर नहीं बता सकते। तो श्रोडिंगर की जब कैलकुलेशन की गई तो उसने ये हमें आउटपुट दी, और जब हमने एक्चुअल एक्सपेरिमेंट किया क्वांटम फिज़िक्स की दुनिया में तो उसने भी यही रिज़ल्ट दिए। इस तरीके से हमने हज़ारों एक्सपेरिमेंट किए मुख्तलिफ़ किस्म के, और ये इक्वेशंस जो थी मैक्स बॉर्न की और श्रोडिंगर की, ये उनके रिजल्ट्स को टोटली सेटिस्फाई करती थी, 100% सेटिस्फाई करती थी। इस वजह से अब ये सब साइंटिस्ट जो है वो ये कहना शुरू हो गए कि क्वांटम मैकेनिक्स गोया के अजीब है, पर हम जितने भी एक्सपेरिमेंट एटम और उसके इलेक्ट्रॉन्स पर करते हैं, प्रोटॉन्स पे करते हैं, न्यूट्रॉन्स पे करते हैं, वो सारे के सारे रिज़ल्ट जो हैं वो इन इक्वेशन से साबित भी होते हैं। तो ये इक्वेशंस ठीक हैं, और क्वांटम फिज़िक्स, क्वांटम मैकेनिक्स एक हकीकत है। तो क्योंकि आपको जो एक्सपेरिमेंट था और आपकी जो डेरिवेशन थी वो बिल्कुल साथ साथ थी। पर आइंस्टाइन इस बात को मानने के लिए उतने तैयार नहीं थे, और आइंस्टाइन का जो सोचने का अंदाज ये था कि दुनिया जो है, रियलिटी जो है वो चांसेस पे नहीं हो सकती, रियलिटी प्रोबेबिलिटी में नहीं हो सकती। रियलिटी क्यों कहा गया? क्योंकि हम एटम्स के बने हुए हैं, हर चीज़ एटम की बनी हुई है। अगर एटम में इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर है वो रैंडम है, वो प्रोबेबिलिस्टिक है, उसको आप मेजर नहीं कर सकते, तो आप भी एक्चुअली प्रोबेबिलिस्टिक हैं, आप भी ऑन चांसेस हैं। तो सारी कायनात ऑन चांसेस है। तो जो आइंस्टाइन थे वो ये कहते थे कि गॉड डज नॉट थ्रो डाइसेस, यानी गॉड जो है वो डाइसेस नहीं फेंकते। ठीक है, वो हर चीज़ को यकीनी तौर पे मुतय्यन करते हैं। पर जब, और इस पर एक चीज़ ये भी थी कि साइंटिस्ट ये भी कहते थे कि जब आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को मेजर करते हैं तो वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो इसलिए आप उसको हतमी तौर पर नहीं कह सकते कि इस वक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। और ये चीज़ भी थोड़ी सी मुश्किल थी अब्जॉर्व करनी। पर दूसरी तरफ जो ज़्यादातर साइंटिस्ट थे वो एटम के इस बिहेवियर पर और उसमें इलेक्ट्रॉन के स्पेशली इस बिहेवियर पर मुत्तफिक थे, और वो क्वांटम फिज़िक्स की तरफ, क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ रुजू मुसलसल उनका बढ़ता जा रहा था, और वो इस तरफ इकट्ठे होते जा रहे थे। अगर क्वांटम मैकेनिक्स को आप अपनी ज़िंदगी में देखें तो हमारे घर में जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितने भी बोर्ड्स हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, डायोड्स हैं, ये जितनी भी चीज़ें मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स हमें दी हैं, ये सारी की सारी क्वांटम मैकेनिक्स की, क्वांटम फिज़िक्स की बरहुने मिन्नत है। ठीक है जी, अगर क्वांटम मैकेनिक्स ना हो, क्वांटम फिज़िक्स को हम यूज़ ना करते तो हमारे पास कंप्यूटर ना होते, हमारे पास लाइट्स ना होती, हमारे पास LCDs ना होती, हमारे घरों में जो LED लाइट्स लगी हुई थी वो ना होती। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स अगर हम यूज़ ना करते तो बल्ब ना होते, और हम मुकम्मल अंधेरे में रह रहे होते, या शायद हम 18वीं सदी में वापस चले जाते। तो ये एक ब्रीफ सा हिस्ट्री थी क्वांटम मैकेनिक्स की।